हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। 17 जुलाई के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज लेट हो गया है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत अर्जेंट वर्क था दोस्तों, और जब भी ऐसा होता है तभी वीडियो लेट से आ पाती है या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग रेगुलरली टाइम पर न्यूज़ को देख रहे थे, तो आगे से भी बिल्कुल टाइम पर न्यूज़ आएगा और कोशिश ये करूँगी कि 1 बजे के पहले पहले न्यूज़ अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, तो जो नए लोग हैं वो प्लीज़ बने रहिए चैनल पर, आपका बहुत फ़ायदा होगा। ट्रस्ट कीजिए। और जो लोग आंसर राइटिंग भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं डिस्कशन में, उनका किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है वो खुद भी इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कोटेशन से शुरुआत करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही हम कोटेशन देख रहे हैं लगातार कई दिनों से, ताकि आपके पास थिंकर वाइज ये पूरा कलेक्शन तैयार हो जाए। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब समझ में आ गया होगा, जब भी आप नॉलेज यानी किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, आपका जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस तरफ लगता है, किसी भी चीज़ के रिसर्च में आप उसको समझना चाहते हैं, तो आपको हमेशा वहाँ से अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कि आपका हमेशा वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमेशा दोस्तों आप लोग ये कोशिश कीजिए कि ग्रोथ की तरफ आगे जाए, अपने आप को एक्सप्लोर करने की तरफ आगे जाए। जितना नॉलेज आपके पास है, उसके बाद आप ये सोचिए कि बाकी और लोगों से आपको क्या नॉलेज मिल सकता है। तो कई बार किसी को सुनना ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। जो आपको आता है वो तो आपके पास है ही, लेकिन अगर आप किसी को सुनते हैं तो आपको वहाँ से भी सीखने को कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, और वो आपके नॉलेज को, आपका जो लेवल है उसको ज़रूर आगे बढ़ाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनेंगे। हम बोलेंगे कम, सुनेंगे ज़्यादा, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के डिस्कशन में हम 3 आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, और आपको बता दें कि बहुत अच्छा एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। संजय बारू साहब ने लिखा है, और जैसा कि आपने इनके आर्टिकल्स को पढ़ा होगा, ये बैलेंस व्यू लिखते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन ये बहुत ही सटीक पॉइंट लिखते हैं। और आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है। मुद्दा है वीज़ा का, मुद्दा है ब्रेन ड्रेन का, मुद्दा है कि कैसे भारत के लोग जो यहाँ के इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हैं लोग हैं, जो भारत को बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कैसे बाहर जाने के लिए तत्पर रहते हैं, या फिर बाहर से अगर वो पढ़ाई करते हैं या बाहर में अच्छी नौकरी उनको मिल जाती है तो वहीं पर वो रहना पसंद करते हैं, वहीं पर बसने लग जाते हैं, जबकि भारत में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज। तो बहुत अच्छा इस पूरे कॉन्सेप्ट को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए इन्होंने आर्टिकल को लिखा है। सुनिएगा ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा आपको। इसके अलावा हम और कुछ आर्टिकल को देखेंगे। काउंटर प्रोडक्टिव लॉकडाउन में क्या कुछ है ये आपको बताएंगे आगे। तो आज आपको डिस्कशन में LRS दैट इज़ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में पता चलेगा। ब्रेन ड्रेन की क्या थ्योरी और कौन सा टेक्स्ट प्रपोजल दिया था भगवती साहब ने, हम उसका भी जिक्र करेंगे डिस्कशन के दौरान। आउट माइग्रेशन क्या होता है, इंडिया का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, तो ये सब आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में या टॉपिक के फॉर्मेट में मिलने वाला है डिस्कशन में। तो प्लीज़ पेशेंस के साथ रहिएगा बने हुए। तो पहला आर्टिकल होगा ब्लेसिंग्स ऑफ द वीज़ा गॉड एंड अ डिमांड प्रॉब्लम, और तीसरा आर्टिकल होगा काउंटर प्रोडक्टिव लॉकडाउन। 2 क्वेश्चंस आज मिले हैं आपको आंसर राइटिंग के लिए। जो लोग आंसर नहीं लिख पाते हैं उनके लिए एक मैं सलाह देती हूँ। जिनको लग रहा है कि प्रीलिम्स का फियर है अभी ऑब्वियसली, और उसमें आपको लगता है कई बार कि अगर हम आंसर लिखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे में आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके पॉइंट सोचिए। आप 15 मिनट दीजिए इसको, या 10 मिनट दीजिए, और 10 मिनट में यकीन मानिए आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता है दोस्तों। 10 मिनट आप यूं ही कभी कभी वीडियो देखते हुए भी यूट्यूब पर ऐसे ही जो फालतू की वीडियोस होती हैं, पॉलिटिकल वीडियोस वगैरह, वो देख करके आप निकाल देते हैं। तो 10 मिनट आप दीजिए खुद को और सोचिए कि इस क्वेश्चन पे अगर मुझे आंसर लिखना होता तो मैं क्या लिखता। तो अगर आप इतना सोच भी लेंगे ना, तब भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और जो लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए अपनी राइटिंग स्किल्स आपकी। देखिएगा आपको दिनों में कितना आपको खुद में कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। आज 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला तो LRS स्कीम पर ही है, किसका स्कीम है ये सब जानना पड़ेगा आपको, तभी आपको मैं बताऊंगी सारी चीज़ें। एंड दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट पर है, SEIS और MEIS आपने सुना होगा, तो उसी पर है ये पूरा क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है।
और उसके बाद अगला सवाल जो है ये माइग्रेशन पर बेस्ड है। 2 स्टेटमेंट पूछे गए हैं, बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है और इसमें आपको बस उसको एज इट इज़ पढ़ करके इसका आंसर बताना है। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। नया बैच शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन कोर्स में। जिनको ज्वाइन करना हो या जिनके छोटे भाई बहन हो या कोई भी व्यक्ति जो वर्किंग भी हैं अगर, या उनको लगता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को ख़त्म करना है, पढ़ना है, तो इकोनॉमी से क्लास स्टार्ट हो रही है। जिसको डर लगता हो, इकोनॉमी से परेशानी होती हो, तो आपको प्रॉपर गाइड करते हुए इकोनॉमी का क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, या ओवरऑल आप कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल आप फ़ोन पर ले लीजिए 8750069419 पर। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है ब्लेसिंग्स ऑफ द वीज़ा गॉड्स, और जीएस पेपर 2 में एजुकेशन के सेक्टर में इसको एसोसिएट करेंगे। वैसे तो ये बहुत जगह से जुड़ जाएगा दोस्तों, ये इकोनॉमी में भी ऐड हो जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पर इकोनॉमी का जिक्र करने वाले हैं। एजुकेशन का सिस्टम भारत में कैसा है, क्यों लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पे ये एसोसिएट हो जाएगा। सोसाइटी वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो बहुत सारी जगह पर इस पूरे टॉपिक को हम रख सकते हैं। बैकग्राउंडर में हम टॉपिक देख लेते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। याद रखिएगा आरबीआई ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था 2004 में, ठीक है। और इस स्कीम के माध्यम से ये जाना जाता है कि हर साल कितना पैसा बाहर से आता है या यहाँ से बाहर जाता है। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया को रखा गया है दैट द करेंट और कैपिटल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये ओवरऑल पता लगाते हैं इस स्कीम के माध्यम से। एंड इसमें बहुत सारे लोगों को इस स्कीम में नहीं रखा गया है, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट, इसको इस एलआरएस स्कीम से बाहर रखा गया है। वंस अ रेमिटेंस इज मेड फॉर एन अमाउंट ऑफ $250,000 during the financial year, a resident individual would not be eligible to make any further remittance अंडर दिस स्कीम। तो स्कीम के अंतर्गत 2 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए का एक ये क्लियर कट क्राइटेरिया किया हुआ है कि फ्रीली आप इतना मंगा सकते हैं बाहर से पैसे, इस पर आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, ये परमिसिबल होता है बेसिकली। अब हम मेन आर्टिकल पर चलते हैं और इन्होंने शुरुआत की है बहुत अच्छे तरीके से। तो इन्होंने बताया है कि एक टेम्पल है, चिलकूर बालाजी टेम्पल है ये हैदराबाद में, ठीक है। और इनका कहना है कि ये जो टेम्पल है ये ज़्यादातर फेमस इसलिए है, अभी ये टेम्पल बंद है बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन, और ये टेम्पल में ज़्यादातर लोग जाते हैं ताकि वो अपनी मन्नत पूरी कर सकें, उनको वीज़ा मिल सके, ठीक है। तो इसको पॉपुलरली वीज़ा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ये सरकाज़म कर रहे हैं और इनका कहना है कि अभी थैंक्स टू द कोविड लॉकडाउन की वो जो चिलकूर बालाजी टेम्पल है वो बंद है। अदरवाइज़ जो लोगों की अभी प्रेयर्स और ऑफरिंग्स थे वो तो कंटिन्यू रहते कि भाई आप मेरे को वीज़ा दिलवाओ और मेरे को यूएस में सेटल करो, भगवान मेरे को वहाँ पहुँचाओ। और इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड कैन डू एनीथिंग, और वही सेम चीज़ होता है यहाँ पर। इनका कहना है आर्टिकल के माध्यम से कहते हैं कि देखिए कैसे बालाजी ने लोगों की लोगों के ऊपर उन्होंने अपने ब्लेसिंग्स को दिखाया, और अल्टीमेटली जो लोगों की विश है वीज़ा पाने की या यहाँ से बाहर जाने की, वो कैसे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अभी यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो तो लगातार इवन जब से वो चुन करके आए तब से ही उनको बाहर के लोग पसंद नहीं है अमेरिका में। और अब एक बार फिर उन्होंने इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए और इकोनॉमिक क्राइसिस का हवाला देते हुए ये क्लियर कट कह दिया था भाई कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, इसके लिए जो H1 वीज़ा है वो, या फिर और भी कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, राइट। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अमेरिका की एक लीग इंस्टीट्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब फोर्स कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उन्होंने ये जो अपना अनाउंसमेंट किया है उसको वापस लें। क्योंकि क्या अनाउंसमेंट था, हाल का जो अनाउंसमेंट था वो स्टूडेंट के लिए था, जो वर्कर्स के लिए है वो तो था ही पहले से। अभी स्टूडेंट के लिए एक नया अनाउंसमेंट आया था कि सारे जो बच्चे हैं वो अपने अपने कंट्री से ही ऑनलाइन एजुकेशन ले लें, और जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यानी जो उनका जहाँ पर घर है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहीं पर रह करके वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, उनको भारत यूएस आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इन पर पूरा दबाव डाला जा रहा है
क्यों दबाव क्यों डाला जा रहा है? सिंपल सा मतलब है कि जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएस, यूके या जो भी अब्रॉड की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। उनकी जो उनकी अगर आप प्रति वर्ष उनका आय देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक सर्वे में बताया भी गया, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा एस्टिमेट किया गया कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ कितना अर्न करती है। आपको मालूम है $45 बिलियन उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस मिलती है। और आप सोचो कि अगर स्टूडेंट को आने ना दिया जाए देश में पढ़ने के लिए तो ये फीस कहाँ जाएगी? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन लोग इतना सारा पैसा उन यूनिवर्सिटीज़ में देंगे? तो नहीं देंगे। यूके की स्टडी है, यूके का भी अपना एक पूरा स्टडी क्या बताता है कि वहाँ पे जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता था और अभी काफ़ी उनको लॉस झेलना पड़ा है। 90 बिलियन का पाउंड में इसको काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार उनकी जो संख्या है वो कम हो रही है, इस वजह से उनका काफ़ी नुकसान हो रहा था। इसके अलावा कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। इन सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लोग दूर दूर से पढ़ने के लिए जाते हैं और यहाँ की ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन्हीं ट्यूशन फीस पर डिपेंडेंट होती हैं, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स इनको प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और ख़ास करके इंडियंस बहुत ज़्यादा बाहर पढ़ने को जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको कभी ना कभी तमन्ना होगी, कभी उनका मन किया होगा कि यार बाहर से एमबीए कर लेते हैं, बाहर से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। सो इंडियन जो है वो लार्जेस्ट संख्या में यहाँ से बाहर पढ़ने को जाते हैं। इस वजह से भारतीय की डिमांड बहुत ज़्यादा है। चाहे आप सर्विस सेक्टर में ले लीजिए, एजुकेशन के टर्म्स में ले लीजिए, भारतीय इतने सारे हैं कि वो विश्व के कई, आप अगर ध्यान से सर्वे किया जाए तो इंडियन डायस्पोरा आपको हर जगह दिखेगा, हर एक देश में ऑलमोस्ट दिखेगा, कुछ एक देशों को अगर छोड़ दिया जाए तो। सो मेंटेन देमसेल्व्स अब्रॉड। अब यहाँ पे कुछ एक ये डाटा के टर्म्स में बात करते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो कितना यहाँ से लेकर के जाते हैं, अमाउंट फीस जो वो अब्रॉड में लेकर के जाते हैं, ये इस स्कीम से बताया गया। जो आरबीआई का अभी हमने जिक्र किया ना, एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसके द्वारा यहाँ पे पूरा बताया गया है कि हर साल भारत से स्टूडेंट जो है वो कितनी फीस यानी कितनी फॉरेन करेंसी फीस के तौर पर यहाँ से लेकर के बाहर जाते हैं। और वो लगातार जब 2009 से 14 का डाटा देखेंगे और उसके बाद 14 से 20 का डाटा देखेंगे तो वो कितना बढ़ा है। देखिए पहले जब 2019 से 14 का रेशियो चेक किया गया था, क्योंकि आपको याद है ना एलआरएस को 2004 में लॉन्च किया गया था, उसके बाद ये 9 से 14 का जो डाटा है वो $1.07 बिलियन का था। वहीं ये बढ़ करके 10% बढ़ा है और ये $11.33 आप यहाँ बिलियन डॉलर देख सकते हैं, जिसमें कि बढ़ोतरी हुई है। अब इसमें दो आइटम्स ये बता रहे हैं कि पेमेंट फॉर स्टडीज अब्रॉड एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द क्लोज रिलेटिव। तो दो क्राइटेरिया में पैसे बाहर जा रहे हैं इन दिनों। वो क्या है? एक तो है कि स्टडी के लिए बाहर लोग लेकर के जाते हैं पैसे, अब चाहे वो पढ़ने के लिए जाएं या घूमने के लिए जाएं, स्टडी के लिए लेकर के जाते हैं। लेकिन देखिए उनको पढ़ने के लिए अगर लेके जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे प्रूफ देना पड़ता है आपको, तो आप चाहे पढ़े या ना पढ़े आपको प्रूफ तो देना पड़ेगा। और दूसरा क्लोज रिलेटिव के मेंटेनेंस के लिए पैसा यहाँ से बाहर जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया कि कैसे जब लोग बाहर में रह रहे हैं तो उनको ऑब्वियसली मेंटेन करने के लिए खुद को जो अमाउंट चाहिए वो यहाँ से बाहर लेके जाना पड़ता है। अब नाउ द थिंग इज कि जब यहाँ से एक तो पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है, कि बच्चों को पढ़ाना है, बाहर मेंटेन करना है उनको बाहर। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वो जो बाहर पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक उम्मीद होती है कि चलो अभी वो बाहर पढ़ रहे हैं, बाद में आकर के वो भारत में सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक रिपोर्ट में देखा गया कि लोग वहीं पर बसना पसंद करते हैं, वहीं पर रह जाना वो पसंद करते हैं। और अभी कुछ एक यहाँ पे ये डाटा बताते हैं कि जो H1B वीज़ा होल्डर्स हैं ये तो एज अ वर्कर वहाँ पर जाते हैं, इंडस्ट्रीज उनको लेकर के जाती हैं, कंपनियाँ लेकर के जाती हैं और वहाँ पर वो इनकम अर्न करते हैं। तो चलो कुछ लोग तो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं, राइट, कुछ लोग तो पैसा भारत भेजते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है फैमिली को लेकर के वहीं पर सेटल हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट का अभी हमने जिक्र किया, स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहीं पर वो सेटल होना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बाहर का एटमॉस्फेयर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का एजुकेशन, हेल्थ सब बहुत अच्छा लगने लगता है। और नो डाउट होता भी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन
लेकिन भारत सरकार आखिर क्यों भेज रही है इनको बाहर? भारत सरकार क्यों इनकी मदद करती है? भारत सरकार क्यों इतने सारे पॉलिसीज़ को लिबरेट करती है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये जो हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं वो बाद में अच्छी एजुकेशन लेकर के आएंगे और भारत में डेवलपमेंट करेंगे वहाँ से, या फिर वहाँ से वो रेमिटेंस भेजेंगे, तो अलग तरीके से भारत का फ़ायदा होगा। लेकिन क्या अभी देखा गया है कि 176 वर्ल्ड स्कूल हैं जो इंटरनेशनल बैचलर्स प्रोवाइड करते हैं, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, और इस सर्टिफिकेट से इसको बेसिकली आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का दर्जा मान सकते हैं, ताकि ये जब यहाँ पे मिल जाता है आईबी सर्टिफिकेट तो इसको ले करके लोग बाहर जाके ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब आता है ब्रेन ड्रेन टैक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए 75,000 पर मंथ टू रुपीज़ 1,50,000 अ मंथ, ये होता है चार्ज। कहाँ का है? स्कूलों का। जो आप बच्चों को बाहर पढ़ा रहे होते हैं अब्रॉड में, उनकी फीस इतनी हाई फाई होती है। तो अब वहाँ पढ़ने के लिए कौन, आप मिडिल क्लास के लोग तो जाएंगे नहीं, या ऐसे गरीब के घर से तो जाएंगे नहीं बाहर पढ़ने के लिए। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वही बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पॉलिटिशियंस के घर से हो गए, या अच्छे इनकम जो जिनको मिलती है, हाई इनकम क्लास पीपल हो गए। लेकिन अभी हम देखेंगे, इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि अभी धीरे धीरे क्या देखा जा रहा है कि जो मिडिल क्लास इनकम वाले लोग हैं ना, वो भी अब इन पॉलिसीज़ की डिमांड करते हैं, वो भी अब वीज़ा की डिमांड करते हैं, वो भी बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। तो आइए एक कॉन्सेप्ट का जिक्र कर लेते हैं, ब्रेन ड्रेन टैक्स के कॉन्सेप्ट का। इकोनॉमिस्ट रहे जगदीश भगवती जी, उन्होंने 1970s अर्लीज में ये कॉन्सेप्ट दिया था ब्रेन ड्रेन टैक्स का, कि ये जो बाहर लोग जाते हैं ना पढ़ने के लिए, इनसे टैक्स लिया जाए, या फिर ये बाहर जो लोग कमाने के लिए जाते हैं ना उन पर टैक्स लगाया जाए। जैसे क्योंकि क्या होता है, ये क्या करेगा, जब आप उन पे टैक्स लगा दोगे तो वो जो स्टूडेंट है ना वो घर आकर के काम करना पसंद करेंगे, मतलब वो फिर अब्रॉड में नहीं रहेंगे बल्कि भारत में आना और यहाँ पर सर्विस देना आपको पसंद करेंगे। वो एजुकेशन लेकर के वहीं पर नहीं बस जाएंगे, उन पर टैक्स लगाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना ये लेकर के आए थे भगवती साहब, लेकिन इनको इग्नोर किया गया, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सो 70s 80s 90s अब क्या देखा गया कि ज़्यादातर जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं वो डेवलप्ड कंट्री में जाना पसंद करते हैं, और ये मिडिल क्लास और जो अपर कास्ट फैमिलीज से आते हैं, ये ज़्यादातर लोग हैं, और इनको आउट माइग्रेंट्स के कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। सो द डिमांड फॉर यूएस वीज़ा फॉर एक्सेस टू एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप्ड वर्ल्ड कम्स एज मच एज मिडिल क्लास एज इट डज फ्रॉम द अपर क्लास फैमिली, राइट। तो अभी अभी क्या हो रहा है धीरे धीरे कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, मतलब यूके यूएस, यहाँ पर जाना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं फ्रॉम द मिडिल क्लास। मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वहाँ पर जाके पढ़ना या एम्प्लॉयमेंट। सो चिल्ड्रन ऑफ बिजनेस लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स, ऑब्वियसली दे आर ईगरली सीकिंग द एग्जिट वीज़ाज। वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उनके बच्चों को वीज़ा मिल जाए और वो बाहर जाके बढ़िया से सेटल हो जाएं। क्योंकि अभी आपने इस कोविड-19 का जो क्राइसिस है, इस दौरान में आपने देखा कि बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई थी। बहुत जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि वो कैसे वहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का भी उनको सामना करना पड़ा। तो एक सर्वे में देखिए क्या बताया गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर्ड इन द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैज़ लिटिल अपील फॉर इंडियन स्टूडेंट्स बिकॉज दोज हु ट्रेवल वेस्ट फॉर एजुकेशन ऑल्सो होप टू इवेंचुअली इमिग्रेट। तो क्या होता है कि यहाँ के जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए ना, इंडियन स्टूडेंट्स, वो धीरे धीरे वहीं सेटल करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनको यहाँ भारत बुलाया जाए। ठीक है, अब भगवती जी का ब्रेन ड्रेन टैक्स प्रपोजल का जिक्र मैंने अभी आपसे किया, पहले ही बताया कि इसमें क्या इन्होंने बताया था। सर्कुलर माइग्रेशन की इन्होंने बेसिकली बात की थी, और इन्होंने कहा था कि ये अभी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपको याद है जो दादा भाई नौरोजी का कॉन्सेप्ट था वेल्थ को ड्रेन करने का, याद है, जिसमें मॉडर्न इंडिया में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ से वेल्थ को ड्रेन करके ले जा रहे हैं, कहाँ पर, इंडिया से वहाँ इंग्लैंड में लेकर के जा रहे हैं। तो वही अब क्या हो रहा है, यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ के जो अच्छे अच्छे ब्रिलियंट माइंड्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे भारत का फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है कि अभी जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब, और जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं
नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही लाइटली लिया हुआ है। इन दोनों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रेन बैंक का कॉन्सेप्ट दिया। याद रखिएगा, ब्रेन ड्रेन को इन्होंने क्या कहा, ये ब्रेन बैंक है। मतलब हमारे ऐसे लोग जो बाहर में रह रहे हैं, ये एक एसेट की तरह हैं, ये बैंक हैं, और ये आगे चल करके भारत के डेवलपमेंट में सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और इसी उम्मीद से ये इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बदलाव नहीं किया, कोई टैक्स का प्रपोजल पेश नहीं किया है। और अंत में अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि क्या होता है कि जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, चाहे वो गल्फ रीजन में जाएं या फिर यूएस में जाएं या इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस में जाएं, तो वहाँ पर फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट ये करते हैं होस्ट कंट्री को, ना कि इनका ओरिजिन कंट्री जहाँ से ये आए हुए होते हैं। So India has made the out migration of skill a matter of great national interest, seeking a favorable multilateral trade regime for what is referred to in language of trade diplomacy as movement of natural persons। कंक्लूजन में इनका बहुत अच्छा कंक्लूजन ये करते हैं। इनका कहना है कि 2000s में शुरू में ये लगा था भारत को कि जैसे जैसे ये ईस्ट एशिया कम्युनिटी के लोग बाहर जाते हैं, यूएस जाते हैं, जापानीज, कोरियन, चाइनीज़, और वो वापस आकर के अपने कंट्री में, जो उनका ओरिजिन कंट्री है, वहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही जो इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे वो होम रिटर्न होंगे और यहाँ पर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। अब आगे थोड़ा सरकाज़म फिर से करते हैं अंत में कि जो ओवरसीज इंडियंस हैं, नो डाउट वो बहुत चैंटिंग तो करते हैं मोदी मोदी की। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, ह्यूस्टन, आपने देखा होगा कई सारे इनके इवेंट को काफ़ी अच्छे से पॉपुलराइज भी किया गया था। और हो सकता है कि जो कैंपेन है उसमें वो फंडिंग भी करते हों। ये देखिए, ये आपको आंसर राइटिंग में नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये आर्टिकल को मजेदार बनाने के लिए लिखा गया है, लेकिन आपको इसको आंसर राइटिंग में यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कैंपेन वगैरह में उससे वो मदद करते होंगे, लेकिन अब देखना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान लेकर के आई है सरकार, इसमें जो ओवरसीज इंडियंस हैं या यहाँ से जो लोग बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टेड होते हैं। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा देखना। सो देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है। और अभी अंत ये करते हैं कि जो नॉन रेसिडेंस इंडियंस है ना, एनआरआई जिसको आप बोलते हैं, वो अब नॉट रिटर्निंग इंडियंस बन के रह गए हैं, है ना। जो यहाँ से बाहर जा रहा है उसको विदेश इतना पसंद आ रहा है कि वो देश आना नहीं चाह रहे हैं। अगर कोरोना जैसी बड़ी क्राइसिस ना हो तो लोग अभी भी भारत या अपने घर की तरफ रास्ता नहीं देख रहे होते। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन दिया गया आपको, आप ज़रूर आंसर राइटिंग कीजिएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इन्होंने उठाया। आइए अगला आर्टिकल डिस्कस करें। अगला आर्टिकल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इकोनॉमी से बेस्ड है ये आर्टिकल। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ट्रेड डाटा के ऊपर, और ये बहुत ही वरिंग पिक्चर को दिखाता है, दर्शाता है कि क्या स्थिति है भारत में एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की। बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एक्सपोर्ट, और ये जो गैप है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये बहुत बढ़ गया है। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट बहुत कम, बल्कि इस बार उल्टा हुआ है। अभी आर्टिकल में हम आगे देखेंगे कि जो इंपोर्ट है वो बहुत कम हो गया है और एक्सपोर्ट भी काफ़ी कम हो गया है। इसका क्या क्या कारण है? कारण आपको मालूम ही है। एक तो कोरोना क्राइसिस, दूसरा डिमांड में एकदम कोलैप्स हो जाना, बहुत कमी हो गई है, लोगों की इनकम खत्म हो गई थी, और कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। किस पर? जो आपका पेंडेमिक की वजह से इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। लेकिन अभी मज़ेदार बात क्या है कि अनलॉकिंग फेज शुरू हो चुका है, लेकिन तब भी लोगों की डिमांड अभी क्रिएट नहीं हो रही है। अभी भी स्थिति कुछ वैसी ही है जो अब तक का रिपोर्ट बताता है। इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का जिक्र यहाँ पर इन्होंने नंबर्स एंड फिगर्स में दिया है। इसको आप चाहो तो कहीं पर लिख सकते हो, कभी आंसर में अगर यूज़ करना हो तो। एक्सपोर्ट अब अपवर्ड आप देख सकते हैं लगातार। जब हम अप्रैल से देखें, अप्रैल, मई और जून का डाटा, तो धीरे धीरे ये ऊपर उठा है। जैसे कि एक्सपोर्ट कितना डाउन गया था, तो सबसे ज़्यादा डाउन 60% तक कम हो गया था अप्रैल में, उसके बाद 36.2% पे आया, और अब ये 12.4% पर है, जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप इसको देखें तो। इसके अलावा कई सारे सेक्टर हैं जहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि आपका आयरन ओर, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, जितने भी दवाइयाँ होती, केमिकल्स, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, अब धीरे धीरे ये एक्सपैंड हो रहे हैं। जून में क्योंकि सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, ओपन हो रहा है सारे सेक्टर्स, तो अब एक्सपेंशन होना शुरू हुआ है।
लेकिन अभी भी 30 में से 18 जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जून में। ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल, ये सारा जो सेक्टर है जेम्स का वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये आप पूरा ये डाटा आपको शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को सोचना है, अपने दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट करना है कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ अप्रैल में, फिर सबसे ज़्यादा अप्रैल में, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया मई में, फिर आगे थोड़ा और बढ़ा जून में, राइट। उसके बाद कौन से ऐसे सेक्टर हैं, 30 में से 18 सेक्टर हैं जो अभी भी नहीं चल रहे हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है ताकि आप आंसर राइटिंग में उसको मेंशन कर सके कि भाई इन सारे सेक्टर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे कहते हैं कि सम मूवमेंट इज़ विजिबल, तो अब एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए, फास्टर रिकवरी पर ध्यान देना पड़ेगा जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं उनके लिए। ऑन द अदर हैंड इम्पोर्ट कंटिन्यू टू रिमेन डीप इन नेगेटिव टेरिटरी, इम्पोर्ट अभी भी नीचे गया है, एकदम बहुत कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जून में जो कॉन्ट्रैक्शन अगर आप नंबर देखें तो वो है 47.6%, वहीं पर मई में ये 52.4% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, और इससे भी ज़्यादा अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 59.6%, क्योंकि सब कुछ बंद था। आप अप्रैल वाला फेज़ याद करो, 22 मार्च के बाद धीरे धीरे अप्रैल में तो फुल लॉकडाउन था, इवन मई में भी था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ओपन होनी शुरू हो गई थी। तो ये एक वरिंग पिक्चर को ऑब्वियसली यहाँ पर बता रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो भी कम हुआ है, इम्पोर्ट भी काफ़ी कम हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड but those of the machineries and export equipment have not moved significantly. Now conclusion में बताया जा रहा है कि जो इम्पोर्ट है वो बहुत नीचे गया, और पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि सरप्लस में अमाउंट दिखा है। सरप्लस में कैसे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, इम्पोर्ट कम हुआ है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है या इम्पोर्ट कम हुआ है में भी हम अभी प्री कोविड लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जितना, चूंकि सब कुछ बंद हो गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, इसलिए इंपोर्ट बिल्कुल कम हुआ। और इसलिए अभी 2 दशक के बाद ये देखा गया कि भारत सरप्लस में है, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी फिगर है, ठीक है। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जब आप इंपोर्ट को बैन कर देंगे, बंद कर देंगे, इंपोर्ट होगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपका एक्सपोर्ट ही सरप्लस में रहेगा। लेकिन अभी भी जो हमारी स्थिति है वो बहुत मतलब डाउन है, नॉर्मलिटी की सिचुएशन तक जाने में अभी और बहुत समय लगेगा, और पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, इंपोर्ट जो हो रहा है उसमें और कैसे चीज़ें डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी नेसेसरी हैं आगे आने वाले समय में। अगला आर्टिकल देखते हैं, काउंटर प्रोडक्टिव लॉकडाउन हेल्थ से एसोसिएटेड है ये आर्टिकल। इसमें देखिए ये क्या कहते हैं, आर्टिकल में एक अलग ही एंगल डिस्कस किया गया है, एथिक्स से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। ये एम्पैथी की बेसिकली बात करते हैं ओवरऑल। इनका कहना है कि अभी नो डाउट बहुत क्राइसिस की कंडीशन है और एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया है, और इसको बैलेंस करना जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो कैसे इस चीज़ों को बैलेंस करेंगे, एक तरफ तो क्या प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक तरफ लाइव है, एक तरफ लाइवलीहुड है। तो लाइव को बचाया जाए तो लाइवलीहुड जाता है, लाइवलीहुड पर फोकस किया जाए तो लाइव्स जा रही हैं। तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा, नो डाउट ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी पूरे देश के लिए, और उसमें एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है, एक्सट्रीम अनसर्टेन सारी चीज़ें हैं, जिसमें कि आप चाहे कोई भी पॉलिसी बना लें तो ये एक एक्सपोनेंशियल डायमेंशंस को शो करता है क्राइसिस की, जहाँ पर आपकी कोई भी पॉलिसी मेकिंग्स जो हैं वो काम नहीं आ पा रही हैं इन दिनों। नाउ गुड डिसीजंस मेकिंग शुड बी ड्रिवन बाय द डाटा। अब ये कहते हैं कि लेकिन ऐसे समय में सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके जिस तरीके से सरकार ने बिहेवियरल इंटरवेंशंस को एक की फैक्टर की तरह बनाया कि मास्क लगाना कंपलसरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, हैंड वॉशिंग को आपको लगातार कुछ कुछ समय पर करते रहना है। तो ये सब कहाँ पर चेंज किया, बिहेवियरल चेंज सरकार ने अपील की लोगों से, या लोगों के अंदर एक बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सोशल साइंटिस्ट का ये मानना है दैट विल कंफर्म द चेंजिंग बिहेवियर रिक्वायर्ड इंक्लूसिव अप्रोच, एम्पैथी एंड कॉमन सेंस। ये कहते हैं कि आप जब लोगों से अपील कर रहे हैं ना बिहेवियर को बदलने के लिए, तो आपको एम्पैथेटिक होकर के वो अपील करने की ज़रूरत है, उस अप्रोच को अपनाने की और लोगों को बताने की ज़रूरत है। कॉमन सेंस का यूज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा। इमोशनली रिच सॉल्यूशन फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट एंड एम्पैथेटिक प्रैक्टिशनर आर परसीव्ड एज बेटर देन एफिशिएंट सॉल्यूशंस फ्रॉम द कोल्ड प्रैक्टिशनर्स। तो कहते हैं जो
जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनमें इमोशनली उनका रिच होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ कंपैशनेट बिहेव करना बहुत ज़रूरी है। एम्पैथेटिक बिहेवियर को शो करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता ऑब्वियसली। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का जो ट्रॉमेटिक इफेक्ट इस लॉकडाउन की वजह से हो रहा है उसको कैसे काउंटर करना है, उसमें एक हेल्दी एनवायरनमेंट को इम्पोज करने की ज़रूरत होनी चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन्स एंड अनलॉकडाउन्स आर अनाउंस्ड ड्रामेटिकली। लेकिन क्या हुआ कि जो लॉकडाउन भी इम्पोज किया गया देश में, या अनलॉक को भी इम्पोज किया गया, तो सब कुछ बहुत ही ड्रामेटिक कंडीशन में हुआ। अभी एकदम से सरकार ने बोला कि रात को 12 बजे से बंद हो जाएंगी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो अनलॉक होता है तो उसमें भी धीरे धीरे चीज़ों को ओपन किया जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रॉपर प्लानिंग नहीं रखा जा रहा है, ये राइटर का मानना है। और इसने और ज़्यादा सिचुएशन को हार्श बना दिया। टारगेटेड लॉकडाउन अगर होता तो हम प्रॉब्लम को ईजिली टैकल कर पाते। इनका कहना है कि टारगेटेड लॉकडाउन ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। और इनका कहना है, ये खुद को यहाँ पे टारगेटेड कहते हैं कि मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आइडिया है उसके हिसाब से जो जजमेंट होना चाहिए वो बहुत ही एम्पैथेटिक जजमेंट होना चाहिए। उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसको सोचते हुए हमें फैसले लेने चाहिए। और अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहा तो इससे और प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट होती जाएंगी। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते रहते हैं उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। अभी कंपेयर करते हैं कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के बीच में। देखिए दोनों वायरस से होता है, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा जो नॉर्मल आदमी को, जैसे बरसात के समय में लोगों को इन्फ्लुएंजा की वजह से कई बार बुखार होता है, सर्दी खांसी जुकाम आ जाते हैं। तो ये उसमें कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो इनका कहना है कि दोनों वायरस से होता है, दोनों रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, राइट, इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। दोनों इसमें पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, चाहे वो कोविड-19 हो या फिर इन्फ्लुएंजा हो। दोनों ही ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड होता है और उससे लोगों तक पहुंच जाता है, राइट। एंटीबायोटिक्स का दोनों में ही इस्तेमाल करने को मना किया जाता है। और हाँ, ये हो सकता है कि जो कोविड-19 है वो ज़्यादा सीरियस है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये लोगों का मानना है, साइंटिस्ट का मानना है, जो रिसर्चर्स हैं वो ये बता रहे हैं। उसके बाद ये कुछ नंबर्स एंड फिगर्स भी बताते हैं कि दोनों में ही टेस्ट होता है, राइट। उसके बाद बिहेवियरल एक्शन को दोनों, जो इन्फ्लुएंजा है या फिर कोविड-19 है, दोनों में ही कहा जाता है कि हाथ साफ रखिए। कफ या स्नीज होता है तो आप अपने नाक को, मुंह को बंद करके रखें, ढक करके रखें, ये सब कहा जाता है, राइट। फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने को कहा जाता है। WHO का एक डाटा इन्होंने बताया कि जो इन्फ्लुएंजा से डेथ होता है वो 3 लाख से 7 लाख तक होता है हर साल। वहीं कोविड-19 का भी डाटा आपको मालूम है, अभी तक का 5,25,000 तक डेथ हो चुकी है और ये एक हाईएस्ट फिगर है। अगर हम कंपेरेटिव देखें मोर्टेलिटी रेट का दोनों में, तो नो डाउट कोविड-19 से जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लुएंजा, क्योंकि ये स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसे में अगर सिटी वाइड लॉकडाउन किया जाता तो वो ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को काउंटर कर पाता, क्योंकि सिटी डाउन हम लॉकडाउन करके सिटी वाइज, और हम ज़्यादा संख्या में टेस्ट और हॉस्पिटल का अरेंजमेंट कर सकते थे, टेस्टिंग को बढ़ा देते। तो क्या हो रहा है, देखिए गांव में ना अब फैलना शुरू हुआ है कोरोना, पहले नहीं फैल रहा था। अब क्या हो रहा है, शहर से लोग गांव की तरफ जा रहे हैं और गांव में ये बीमारी लेकर के जा रहे हैं। तो अगर हम शहर को लॉक कर देते, शहर में टेस्टिंग को बढ़ा देते, शहर में हॉस्पिटल अरेंजमेंट को बढ़ा देते, तो ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को काउंटर कर पाते। और लोग जो इतना ज़्यादा निगेटिव कॉन्सिक्वेंस लोगों को भुगतना पड़ा इस दौरान, उनको नहीं भुगतना पड़ता। कि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस दौरान जो जिनके पास इनकम और स्टेबिलिटी नहीं है उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस पूरे दौरान। इनको उसके बाद ये एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए अगर इस पूरे 5 महीने में 60,000 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, उसकी वजह से डेथ हुए हैं, तो क्या आप पूरे व्हीकलर ट्रैफिक को रोक सकते हैं? क्या आप लोगों को घर से निकलने से मना कर देंगे? तो यहाँ पे इनका कहना है कि अगर आपको कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकना था तो सही तरीके से कैंपेन को चलाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए कैंपेन चलाया, वैसे ही इसके लिए भी उतने ही लेवल पर कैंपेन को चलाना होगा, जहाँ पे हम बिहेवियर चेंज की डिमांड कर सकते हैं और धीरे धीरे फियर से लोगों को बाहर लेकर के आएंगे। और जब वो एग्जैक्टली सिचुएशन को फेस करना सीखेंगे तो अपने आप चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएंगी।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं, समय पर मिलेंगे, आई प्रॉमिस फॉर दैट। तो आज के लिए इतना ही। कीप स्टार्टिंग। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू।